नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार बिहार का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। गणतंत्र की जननी वैशाली का बिहार से नाता रहा है। भगवान बुद्ध बिहार से रहे हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। कुल मिलाकर बात करें बिहार की तो बिहार का एक अपना इतिहास रहा है और बिहार से देश को पहचान मिली है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाता बिहार से ही रहा है। लेकिन आज बिहार और बिहारी एक गाली बन गई है। लोग बिहारी से नफरत करते हैं और जो मौजूदा कोरोना का टाइम है उसमें लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से मजदूर जो है, श्रमवीर जो हैं, वो पलायन कर अपने घर को, गांव को बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में बिहार के बारे में एक अलग धारणा, नई धारणा बन रही है लोगों के मन में। तो आज बोले तो बिहार में हम बात करेंगे बिहार की और जानेंगे आखिर बिहार की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे एक नए बिहार का निर्माण होगा, क्योंकि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसे कहीं ना कहीं धक्का लगा है। तो हमारे साथ कुछ यूथ हैं और ये जो यूथ हैं ये नौजवान भारत सभा से जुड़े हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि बिहार के पास क्या विकल्प है, क्या रास्ते हैं, कैसे बनेगा नया बिहार। तो आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम आकाश है और मैं नौजवान भारत सभा पटना का कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिहार की आज की राजनीति पे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपने बिहार का एक इंट्रोडक्शन दिया जो कि गौरवशाली इतिहास की बात होती है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कब तक हम लोग गौरवशाली इतिहास, चाहे वो बिहार का हो या अपने देश का हो या कहीं का भी हो, हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास का गुणगान गाते हुए अपने भविष्य और अपने वर्तमान को गर्क में, अंधेरे में जाते हुए देखते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिस पे हमें गर्व है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें रही हैं जो मतलब जिससे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा फिर कभी समाज में न हो। बात बिहार की करें तो आज हमारे राज्य के अंदर जो कहा जाता है, 2019 का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 70% आबादी यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में रहती है। एक ऐसी आबादी जो ग्रामीण इलाकों में रहती है उस स्टेट में, उस राज्य में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उस तरीके से नहीं आई है, खेती पर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लैंड सेटलमेंट जिस तरीके से हुआ, जिसने कि सामंती मूल्यों मान्यताओं को जातिवाद के रूप में हम लोग देख सकते हैं और भी तरह तरह के मूल्यों मान्यताओं के रूप में आज बिहार के अंदर स्थापित है। और आज बिहार की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी सत्ता है, चाहे वो किसी भी दल को उठा करके आप देख सकते हैं, तो जितनी भी हमारे आंखों के सामने राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस सामंती मूल्यों मान्यताओं को यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकती हैं और सेकना जानती हैं। ऐसे समय में अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि बिहार में राजनीति का भविष्य के तौर पर हम युवा इसको कैसे देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे देखते हैं कि अगर इस तरह की राजनीति होती रही, चाहे वो कोई भी पार्टी, अगर एक एक पार्टी पर आगे बात आएगी तो उस पर बात करेंगे, लेकिन कोई भी पार्टी को ले लें, वो मतलब बहुत आम बात है कि बिहार जैसे जगह में मैं आपको रोकूंगा। हमारा सवाल राजनीति को लेकर नहीं था। हम जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि नए बिहार का निर्माण कैसे हो, ठीक है ना, उसका रास्ता कैसे खुलेगा। और जो हमने गौरवशाली इतिहास की बात की तो हम उससे प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन आज बिहार एक गाली बन गई है, बिहारी एक गाली बन गई है। तो इससे कैसे छुटकारा मिले?
देखिए, इससे छुटकारा मिलने का जो तरीका है, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं राजनीति की, या हम बात करते हैं समाज कल्याण की, या बात करते हैं समाज को आगे बढ़ाने की, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज को चलाने के लिए जो कानून और जो ऑथोरिटी, जिसे हम ऑथोरिटी समझते हैं और जिसे हम ऑथोरिटी देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो इस कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो स्टेट पावर, वो जो गवर्नमेंट जिसे हम चुन रहे हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे। तो हो ना हो बात घूम फिर के तो राजनीति पे आनी है। लेकिन आप बात कर रहे हैं अगर तरक्की की, कैसे हम तरक्की करेंगे बिहार का, तो दो मतलब इसको देखने का तरीका मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि तरक्की का मतलब, जैसे देश का तरक्की का मतलब दिखाया जाता है शेयर मार्केट का आगे बढ़ना, जीडीपी का आगे जाना। ठीक है, ये एक पार्ट है उसका, लेकिन इससे भी देखना होगा कि ये जो तरक्की, किसकी तरक्की, क्या चंद मुट्ठी भर लोगों की तरक्की की बात हो रही है, या एक बहुत बड़ी 80% उस जनता की तरक्की की बात हो रही है जो मेहनत मशक्क़त करके सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बनाते और चलाते हैं। और मेरा इस पे मानना ये है कि जब भी आप तरक्की की बात करते हैं तो इससे वो जनता गायब कर दी जाती है। आम मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम पूरी राजनीति ये काम करती है। हम बात करते हैं कि उस आबादी की तरक्की जब तक जो सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बना रही है, चला रही है, और उनके लिए कौन आगे आ सकता है, उनके लिए खुद जनता आगे आ सकती है। इसके लिए कोई हीरो, कोई शक्तिमान, कोई सुपरमैन, कोई ऐसा मतलब चीज़, ऐसे लोग नहीं आएंगे आगे। क्योंकि जो भी सत्ता में पहुंचते हैं, हमें पता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप अगर मीडिया से हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि कैसे आज मीडिया को कॉरपोरेट हाथों के ज़रिए उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसको एक अपने मकसद के लिए, एक खास चंद मुट्ठी भर लोगों के मकसद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, अपने प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर जब तक जनता अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर के संघर्ष नहीं करती है, अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर के आगे नहीं आती है, और अपनी एकजुटता को दिखा करके अपनी एक राजनीति में पहलकदमी नहीं करती है, तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती। ये मेरा जवाब है। बिल्कुल, राजनीति में अपनी पहलकदमी नहीं करती है तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि बिहार में कभी जो विपक्ष के लोग थे वो जंगल राज की बात करते थे। जंगल राज को हटाने को लेकर यहाँ कई सारे आंदोलन हुए थे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हुए वो, और उन्हें बिहार की जनता सीएम की कुर्सी पर बिठाई। लेकिन आज 15 साल के बाद भी बिहार वहीं है। आज भी बिहार से लाखों लोग जो है, लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है, वो देश के कोने कोने में अपना भूख मिटाने जाते हैं। तो हमारा सवाल आपसे भी यही है कि आखिर नए बिहार का निर्माण कैसे होगा? देखिए साथी, ये बात है कि आप किसी भी जगह के नए निर्माण की बात कीजिए, या वो जगह है या वो समाज है, कुछ भी चीज़ हो, आपको तो उसके इतिहास से ट्रेस करना पड़ेगा। आपको इतिहास की गति देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक उन चीज़ों को नहीं देखिएगा, ये अपने आप में एक अधूरापन सा लगेगा। इतिहास से कटकर कोई आदमी बेहतर तरीके से ना तो वर्तमान को जी सकता है और ना ही भविष्य की कोई बात सोच सकता है। तो आप चाहे किसी भी समय की बात उठा लीजिए, जैसे आपने बातचीत की शुरुआत में गौरवशाली अतीत की बात की, है ना, तो बेशक हमें गौरवशाली अतीत से हमें सीखना चाहिए, है ना, लेकिन क्या हम किन चीज़ों को सीखेंगे? इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए ना। हमें इन चीज़ों के बारे में सीखना है कि क्या चीज़ें थी जो जनता की पहलकदमी पे बेहतर हुआ करती थी। हमें बहुत आसानी से पढ़ा दिया जाता है कि अशोक महान थे, लेकिन हमें इतिहास की किताबों में ये कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि अशोक महान क्यों थे। उनके राज्य का एक एक आदमी, एक एक जो जन जन की भागीदारी थी। आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि जितनी बड़ी सेना रखने की बात की जाती है, एक किसान अगर सही मायने में उस तरीके का फसल उत्पादन नहीं करता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उतनी बड़ी सेना वो सस्टेन कर पाते। तो उसी तरीके से आप वर्तमान समय की बात कर लीजिए। अभी आपने जंगल राज की बात कही, अब अलग अलग चश्मों से चीज़ों को देखें तो
एक तरीके से हम लोग आपस में बात करते वक्त ये बात कहते भी हैं कि यहाँ एक तरीके से खेल खेला जाता है। उस खेल का नाम है तू नंगा तू नंगा। जो भी विपक्ष में बैठता है वो जो पक्ष में है उसको गाली देता है, और जब विपक्ष के लोग जब पक्ष में आते हैं तो उनकी भी हालत वही होती है, उनका भी रवैया जो होता है वो वही होता है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हर 5 साल में, जिसे हम कहते हैं कि सरकार बदल रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, दरअसल बदलती है सिर्फ मतलब कुर्सी पर बैठने वाले लोग बदलते हैं। कई दफ़ा तो वो लोग भी नहीं बदलते हैं, है ना। तो आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा जो कांस्टेंट है, जो नहीं बदल रही है, और वो है यहाँ की हालत मतलब आप देखिए नौजवानों की जो हालत है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की जो हालत है, आप एक एक चीज़ को उठा के देखिएगा तो उसके पीछे का कारण वही होता है कि यहाँ एक तरीके से बिहार को टैग कर दिया गया है कि यहाँ औद्योगिक विकास उस तरीके से नहीं करना है। मतलब आप चाहे बजट की बात कर लीजिए या किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, मतलब ऐसा लगता है मानो जैसे कि जब तक विपक्ष में है तब तक सारे मुद्दे दिखते हैं, एक एक मुद्दा दिखता है। लोग बेरोजगारी यात्रा करते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन कल को जब यही लोग सत्ता में आ जाएंगे, अभी तो ये लोग नहीं आए हैं, आप देखिएगा चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। मतलब कहने का मतलब है, जैसे भगत सिंह ने एक बार कहा था आज़ादी से पहले कि कांग्रेस या उसके जैसी दूसरी किसी पार्टी के नेतृत्व में अगर आज़ादी मिलती है तो वो आज़ादी जो होगी वो बस इतनी आज़ादी होगी कि आज जहाँ पे इरविन बैठ रहे हैं, जहाँ कोई अंग्रेज़ बैठ रहा है, वहाँ कोई भारतीय अंग्रेज बैठेगा। मतलब जो गोरे अंग्रेज है वो चले जाएंगे और भूरे अंग्रेज शासन करेंगे। आज ये भूरे अंग्रेज अलग अलग पार्टी, अलग अलग नाम बदल कर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बेंचेस पे बैठ के गाली देते हैं इस राजनीति को, जब तक हम लोग इस राजनीति में शामिल नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। और बेशक इस चीज़ को बदलने के लिए, जैसा आमतौर पे हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आपको बदलना है तो बदलने के लिए आपको उसके संपर्क में आना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप बदल सकते हैं। यानी मेरा इशारा साफ तौर पे नौजवानों के ऊपर है, ख़ास करके छात्र नौजवानों के ऊपर जो इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं। आज आप आज भी देख लीजिए, एक बड़ी आबादी जो है ये सिविल सर्विसेज में जो है वो लोग चले जाते हैं यहाँ से, मतलब यहीं से निकल रहे हैं। तो ये जो अतीत है, जो मतलब अब तो अतीत ही बनता जा रहा है एक तरीके से, ये बात भी अपने आप में अतीत बनती जा रही है। तो इन लोगों को वही है, पढ़ना है, बेशक पढ़ना है। समाज की कीमत पे हमें जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा की जो सही मायने में जो अदायगी होगी वो तभी जाकर सफल होगी जब हम इस समाज के लिए, जनता के लिए इन सारी चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करें। तो सुना है आपने अजीत का कहना है कि जब तक नौजवान जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है व्यवस्था में, सिस्टम में परिवर्तन नहीं आएगा। नौजवान की बात हो रही है, अजीत कर रहे हैं, लेकिन नौजवान वही जाग रहे हैं जिनके पिता राजनीति में हैं, राजनीति में वही आगे आ रहे हैं। उन लोगों को राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता या उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जो किसान से, श्रमिक परिवार से आते हैं। वो क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं होते। हम फिर वही एक लौटते हैं उसी सवाल की ओर कि आखिर बिहार कैसे बदलेगा, एक नया बिहार कैसे बनेगा जो अपने इतिहास को दोहराते हुए एक गौरवशाली पहचान बनाएगा और बिहारी शब्द लोगों के लिए गाली नहीं रहेगा। हमारे साथ एक और छात्रा हैं, इनसे जानते हैं। शुक्रिया साथी। मेरा नाम वारुणी पूर्वा है। मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और दिशा छात्र संगठन से मैं जुड़ी हुई हूँ। अभी जैसा साथी ने बोला कि बिहारी शब्द लोगों के लिए गाली बन गया है, तो सबसे पहले तो मेरा खुद का सवाल है कि कौन से लोगों के लिए, किन लोगों के लिए वो गाली बन गया है। जब हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और बिहार किसी अलग कोई राज्य नहीं है बल्कि इसी देश का एक हिस्सा है। विश्व स्तर पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे तीसरी दुनिया के देश हैं और कुछ वैसे देश हैं, अमेरिका, चीन, यूरोपीय देश, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितनी धन संपदा उन लोगों ने
थोड़ा इतिहास से हम लोग बात करें तो वो लोग किस तरीके से हमारे ही देशों से लूट करके चीज़ें ले गए हैं, जो पूरा कॉलोनाइजेशन का दौर चला है, तो हम लोग देखते हैं कि एक तरफ एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण चलता है, दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि देश के अंदर कोई एक राज्य, ये बेशक हम लोग जिस तरह से अभी देख रहे हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है पूरी मजदूर आबादी का, अभी बिहार में करीब 12 लाख मजदूर वापस लौटे हैं। तो ये एक स्थिति बयान कर रहा है कि यहाँ पे रोज़गार उस तरीके से नहीं मुहैया करवाया जा रहा है, जिस कारण मजदूर मजबूर हैं कि वो शहरों में जा कर के रोज़गार ढूंढें। लेकिन ये गांव और शहर का इतना डिफरेंस ही क्यों क्रिएट किया गया है? ये एक राज्य और दूसरे राज्य का इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया है? ये इस व्यवस्था की देन है कि एक राज्य में जहाँ पे कृषि एक तरीके से ज़्यादा, मतलब उस तरह से बहुत सारे मजदूर जो पहले जिनके छोटे मोटे ऐसे खेत थे जो उजड़ करके जो नहीं कमा पा रहे हैं अपने परिवारों के लिए, उनको मजबूर होना पड़ रहा है शहरों में जाने के लिए। तो पलायन आज मुख्य कारण ये है कि बिहार को, मतलब देश ने भी, जो केंद्र सरकार में कोई भी सरकार रही है, एकदम नकारने वाली स्थिति यहाँ पे रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें कि बिहारी गाली क्यों है, तो इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर मज़दूर जो हैं, आप दिल्ली में जाएं, आप मुंबई में जाएं, बिहार से ही काम करने वाले मज़दूर हैं, बिहार यूपी से काम करने वाले। तो क्या मज़दूरों को ऐसा एक, मतलब एक मेंटालिटी होती है उन अपर क्लास लोगों की कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो एक गाली के ही समान है उनके लिए। लेकिन आज समझ लीजिए कि क्यों उनको वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं। आप लोग अपनी बंद कमरों में, एसी कमरों में आप आराम से जा रहे हैं, आपके लिए राजधानी ट्रेनें चल रही हैं, आपके लिए फ़्लाइटें चल रही हैं, और वो सारे ट्रेनें, फ़्लाइटें, सब चीज़ एसी से लेकर के एक एक चीज़ उस मज़दूर ने बनाई है, और उसको, उसके बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो अगर आपके लिए, मतलब ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े पैमाने पे हम लोग अमीरी गरीबी का एक, मतलब बीच का एक खाई देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सीधे कोरोना के इस काल में जो विस्थापन मज़दूरों का हुआ, यहाँ पे जो लोग लौट के आए हैं, और जो पूरा स्थिति हुई, ट्रेनों में भी लोग मर रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका साफ एकदम व्यवस्था एकदम नंगी हो चुकी है। और सीधे तौर पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरे देश की राजनीति से भी कनेक्टेड है एक तरीके से। तो सबसे पहले तो देश स्तर पे भी हमें सोचना पड़ेगा, और बिहार के स्तर पे भी, जैसा कि साथियों ने बात की, आपने भी एक सवाल उठाया था कि आप किस व्यक्ति को चाहेंगे कि वो चुन करके आए। व्यवस्था चेंज जो है, व्यवस्था सिस्टम कहीं ना कहीं, यहाँ आपका कहने का मतलब था कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और इस डबल इंजन की सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था इन श्रमवीरों के लिए, इन श्रमिकों के लिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रही है। पीएम मोदी चुनाव के वक्त आते हैं बिहार में, कहते हैं कि 1 लाख करोड़ दूं, कि 1.25 लाख करोड़ दूं, या मतलब एक तरह से जो कहा गया कि बोली लगाया उन्होंने बिहार का, ठीक है ना। चुनाव होता है बिहार में, चुनाव के बाद स्थितियां बदलती है, फिर नीतीश कुमार जी उसी ओर जाते हैं, तमाम तरह के दावे करके आते हैं वो। उनका उसमें एक दावा ये भी होता है कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, लेकिन कहा जाता है, ये फिगर है एक रिसर्चर का, कि बिहार से 4 करोड़ मजदूर जो है वो देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, उनकी संख्या लाख में नहीं करोड़ों में है। तो आखिर बिहार की इस स्थिति के लिए जो गाली शब्द का मैंने यूज किया, वो ऐसा नहीं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, बिहार के ही लोग सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और जो आपने कहा कि वो सुई से लेकर प्लेन तक बनाते हैं, वो बिहार के लोग ही बनाते हैं, वो शर्मवीर ही बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको गाली सुननी पड़ रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है जी। इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? शुरुआत से ही हम लोग देखें तो एक बिहार के प्रति सरकार, मतलब केंद्र सरकार में, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, एक अलग थलग करने का एक रुख रहा है, एक ऐसा रुख रहा है जहाँ पे
इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसे राज्य हों जहाँ पे ऐसे श्रमिकों, मतलब हमेशा उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि एक बहुतायत हो बेरोज़गारी की, बहुतायत हो ऐसे लोगों की जो बेरोज़गार हों और सड़कों पर वो घूम रहे हों, ऐसे कंपनियों में काम करने के लिए औने पौने किसी भी दाम पे। तो बिहार, यूपी ऐसे स्टेट्स को, उड़ीसा ऐसे स्टेट्स को ये एकदम ही, चाहे मतलब आपको बजट में कितने इन पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इस पे भी एक सवाल है। बाकी राज्यों को जितना मिलता है बिहार के रिस्पेक्टिव, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल उस तरीके से डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है। ताकि क्योंकि यहीं से बहुत बड़े संख्या में मज़दूर, जैसा कि आपने कहा, करोड़ों में लोग जाते हैं बाहर, और यही ज़रूरत है। मतलब हर जगह हम लोग देखते हैं कि ये एक, मतलब एक खाई जो है वो हमेशा क्रिएटेड रहती है, एक गरीबों की, एक अमीरों की। पूछने वाली बात ये भी है कि जिस बिहार में दुनिया भर से लोग शिक्षा लेने आते थे, आज उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, और ख़ास करके प्राइमरी शिक्षा जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गई है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब कोई सुशासन की, कानून की, राज्य होने का बात करता है, दावा करता है, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था से बिहार इतना दूर हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर जिसने जंगल राज को ख़त्म करने के दावे किया, वो आखिर फिर उसी में कैसे घुसा? जैसा कि आपने सवाल किया कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का जिम्मेदार कौन है, असल में एक एक व्यक्ति पर हम बात करने जाएंगे तो लंबी बातें की जा सकती है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। ये तो इनका चरित्र है ही कि सत्ता के लिए किसी के भी साथ ये मतलब जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये राजनीति के क्षेत्र में अभी जितनी सारी मर्यादाएं हैं ये टूटती हुई नज़र आ रही है पूरे देश स्तर में। यहाँ सरकार गिराना, उसके साथ चले जाना, ये सब चीज़ ऊपरी तौर पर दिखती है। अंदर खाने में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का जो ये काम हुआ है, ये एक दिन या 2 दिन या कुछ वर्षों की बात नहीं है, एक लंबे समय से इस पर पूरा काम हुआ है। कि जैसे पहले शुरू में सरकारी स्कूलों को चौपट करके ताकि लोग खुद ही कहने लगे कि सरकारी चीज़ें बेकार है, चलो प्राइवेट में अच्छा मिल जाएगा, ये पूरा पहले स्कूलों को बर्बाद किया गया। अभी अगला क्रम ये है कि सरकारें जो है विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रही है, वहाँ शिक्षक नहीं मिलेंगे। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है विश्वविद्यालय। अभी पटना विश्वविद्यालय की ही बात कर लें तो वहाँ शिक्षक और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है 50% से अधिक सीटें खाली पड़ी हुई हैं ना, वहाँ पे कोई ढंग का जो है एकेडमिक गतिविधि हो रहा है उस तरीके से। तो ये पूरा इस पर काम हुआ इसको चौपट करने के लिए। इसके जड़ में जो है निजीकरण, उदारीकरण की वो नीतियाँ हैं जिसकी शुरुआत केंद्र में राजीव गांधी के सरकार के काल में ही शुरू हो चुकी थी। आज जो है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में यूजीसी को ख़त्म करके हैफा लाने की बात हो रही है। नीतीश कुमार कई बार बोलते हैं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लाने जा रहे हैं। तो ये इस पर पूरा काम चल रहा है। इसी का नतीजा अभी देखिए ना, स्वास्थ्य विभाग में कोरोना तो सब कुछ को उतार के फेंक दिया है। पूरा सिस्टम का जो नंगई है वो खुल करके सामने आ गया है। किस तरीके से लोग मर रहे हैं, बिहारी लोग ही मर रहे हैं। तो सारे पब्लिक सेक्टर को, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो जनता के खून और पसीने पर खड़ा किया गया था, उसको एक प्रोसेस में चौपट कर दिया गया है। उस बर्बादी को हम लोग अपने आँखों से आज देख रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक की बातचीत में हम ये समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है। हमारे साथ 4 नौजवान जो जुड़े हैं और कहीं ना कहीं वो घूम फिर कर बात राजनीति की ओर ले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर परिवर्तन जो है वो कैसे होगा, परिवर्तन कौन करेगा और किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, और
उससे भी बड़ा सवाल कि अगर मौजूदा राजनीति इसके लिए, बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, तो 5 महीने जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या उसे सत्ता में दोबारा वापस आना चाहिए या जनता को किसी भी कीमत पर उस सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, जो राजनीति कर रही है, जो राजनीतिक में अपना कदम रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन है जो बिहार के भविष्य के तौर पर अपना पहचान बना सकता है, या यूं कहें जिसमें बिहार को बनाने की, गढ़ने की मादा है। तो शुरुआत करते हैं हम फिर आकाश से। जी, आपने जो सवाल किया एकदम सही बात है और ये सवाल आज हर एक नौजवान से पूछी जानी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इस राजनीति के बारे में। लेकिन अगर हम अपने कॉलेज में जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सड़कों पर जब नौजवानों से मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं, तो हमारे बीच एक बहुत आम टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी, यार ये नेता लोग ना बहुत घटिया, उनके अंदर मानवता, उनके अंदर आत्मा नाम की चीज़ नहीं होती है। और ये जो परसेप्शन है, जो मतलब कॉमन परसेप्शन जो बन रहा है धीरे धीरे, हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि इन्हीं नौजवानों के अराजनीतिक होने के कारण इनका इस्तेमाल राजनीति गलत तरीके से करती है, जो आज हम लोग देख रहे हैं पूरा धार्मिक जो कट्टरतावाद के रूप में। लेकिन इतना तो एक कॉमन नोशन है आम स्टूडेंट्स, आम नौजवानों के बीच कि हाँ, ये राजनीति, ये नेता, ये सब गड़बड़ है। अब आपने ये सवाल किया कि अगर ये सवाल पूछा जाए हम नौजवानों से कि आप किसे देखते हैं भविष्य के तौर पर इन अभी के समय में, तो हमारा जवाब ये होगा कि देखिए, जैसा कि आशीष, वारुणी, अजीत ने बताया कि एक प्रोसेस में सिस्टम को ख़त्म किया गया, बिहार को एक लंबे दौर, एक लंबे प्रोसेस में ख़त्म किया गया। एक मतलब जो 72 सालों के प्रोसेस में एकदम तिल तिल करके जिसको मारा गया है, ख़त्म किया गया है, उसको हम पहला चीज़ है एक दिन में एक ऑप्शन दे करके नहीं ठीक कर सकते हैं। ये एकदम इम्प्रैक्टिकल और गलत बात हो जाएगी। जो मतलब आप ऑप्शन के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जैसा आप कह रहे हैं किसको देखें, तो हम जब देखते हैं कि एक हमारे सामने एक बिच्छू प्रसाद है, एक सांप नाग है, दूसरा नागनाथ है, तो हम बिच्छू प्रसाद को चुने, सांप नाग को चुने, नागनाथ को चुने, वो आकर के हम ही को डसेंगे आखिर में। वो आकर के शिक्षा का निजीकरण करेंगे, वो आकर के हमारे कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर्स नहीं बहाल करेंगे। 3-3 साल का कोर्स 5-5, 7-7 सालों में होता है। मतलब ये आश्चर्यजनक बात है, दुनिया में और कहीं भी इतना खिलवाड़ नहीं होता है हम छात्रों, नौजवानों के साथ, जितना कि इस राज्य में यहाँ पे हो रहा है। और पटना यूनिवर्सिटी में कम से कम इतना है कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट होता है, हालांकि वो भी नाम का होता है। लेकिन अदर आप गांवों में जाइए, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बिहार के देखिए, तो इतनी बुरी हालत है कि प्रोफेसर्स धूप सेकने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं कॉलेज में ताला लटका हुआ होता है, ये हालत होती है। मतलब ये होता है कि फॉर्म भरने के समय बस बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि हाँ हम फॉर्म भरने आए हैं, अब एग्ज़ाम होगा, तो डिग्री। तो एक जब इतनी बुरी हालत हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या इसे नहीं समझ रही है इस राज्य की राजनीति? क्या नेतागण जो अलग अलग पार्टियों के हैं, क्या इस बात को नहीं समझते हैं कि स्वास्थ्य की क्या हालत है? क्या पीएमसीएच में जाकर के हम एक बार एक बेड पर जाकर के देखते हैं, एक बेड पर एक कहानियाँ मिलती हैं हमें? क्या नेता इस बात को नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। और वो इस बात को समझते हैं कि अगर लोग को इस बात को नहीं समझने देना है तो उनको बांट के रखो। और तरह तरह के हम लोग देखते हैं कि हर पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है, जातिवाद की पॉलिटिक्स करती है, धर्म की राजनीति करती है। ऐसे में अगर हम विकल्प की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इन सांपनाथ, बिच्छू प्रसाद और नागनाथ में से कोई भी विकल्प मौजूद होगा। जनता को अपना नया विकल्प खड़ा करना होगा, एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करनी होगी, ये मेरा मानना है। जैसा कि साथी आकाश ने अपनी बात में कहा कि आज हम किसी भी पार्टी की बात कर लें, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, या और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हो,
उसको विकल्प के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं। आज हमें अपना एक विकल्प खड़ा करना होगा और ये विकल्प खड़ा करने के प्रोसेस में जो लोग अग्रिम कतार में होंगे वो नौजवान आबादी होगी, क्योंकि नौजवान दिल से इंसाफ पसंद होता है और चीज़ों को देख करके जो भी उलट पुलट चीज़ें चल रही है उसको देख करके, उस भीषण अन्याय को देख करके उन्हें गुस्सा आता है। वो इसलिए भी यह इंसाफ पसंद नौजवान उस चीज़ को बदलने में सबसे अग्रिम भूमिका में होंगे, अगली कतारों में होंगे और इन्हीं छात्रों नौजवानों के खून और पसीने से एक नया विकल्प खड़ा होगा, वही जनता के बीच जाएंगे और उसी संदेश को जो भगत सिंह ने जेल से अपने अंतिम दिनों में जब फांसी हो रहा था उनको तो कहा था कि नौजवानों को क्रांति का यह संदेश गांव के झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के जो खट रहे दिहाड़ी मजदूर, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वहां तक उस क्रांति के संदेश को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के एक नया विकल्प खड़ा होगा। और छात्र और नौजवान निश्चित रूप से ये विकल्प बिहार में भी खड़ा करेंगे और सिर्फ बिहार में ही नहीं खड़ा करेंगे। बिहार में एक आशावादी नज़रिए से कहा जाए तो बिहार में जो लोगों का राजनीतिक चेतना है वो उन्नत धरातल पे होता है। ठेला वाला, चाय वाला, पान वाला, वो भी राजनीति की बात करते हैं। तो बिहार, सिर्फ बिहार को नहीं बदला जाएगा, बिहार आने वाले समय में देश को भी एक सही दिशा दे पाएगा। जैसा कि साथी ने बात रखी कि विकल्प के तौर पे आप किसी पार्टी या किसी नेता को नहीं देख सकते। आज मतलब ऐसा दौर आ गया है, जैसा कि आकाश ने बात में कहा था कि आप नागनाथ को चुनिए या बिच्छू प्रसाद को, वो सारे लोग आपको डसेंगे। हाँ, उनके डसने में थोड़ा असर कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे आमतौर पे हम लोग इस भाषा में समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो हमारा जेब काटते हो, है ना, और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग हमारा गला काटेंगे, वैसी बात है। तो आप एक तौर पे आसानी से समझ सकते हैं। और जैसे इन लोगों को देखने के लिए तो आसानी से हमारे पास 72 साल है ना, 72 साल में हमने एक एक चीज़ को आजमा लिया है। चाहे वो प्रमुख पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो तथाकथित वामपंथी पार्टियां भी जो है उनका भी सरकार हम लोगों ने देखा है ना, उनकी सरकार जिन जिन राज्यों में है उन लोगों मतलब हमने देखा है। और रही बात बिहार के तौर पे बात कर लें तो इस स्तर पे वही एक विकल्प के तौर पे आप कतई किसी भी एक दल या किसी भी एक व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप किस चीज़ के लिए, मतलब यहाँ कोई केबीसी तो नहीं चल रहा है ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसा करेंगे आप यहाँ बात कर रहे हैं समाज परिवर्तन की, आप यहाँ बात कर रहे हैं विकास की, और वो भी उस विकास की बात आप नहीं कर रहे हैं जिस विकास की बात आज ये जो सरकार में बैठे लोग करते हैं, जो ऊपर के 10% लोगों के विकास की बात करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर हम 80% 90% जो पूरी मेहनतकश आबादी है उसके विकास की बात कर रहे हैं तो एक आदमी से नहीं हो सकता है विकास, है ना। ये विकास पूरे के पूरे समाज को मिलकर करना पड़ेगा। आज हमें ज़रूरत है किसी सुपरमैन या किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है एक एक समाज के एक एक लोग तक, एक एक आदमी तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि किस तरीके से इस चीज़ों को, इन चीज़ों को जो घटित हो रही है इसको बदला जाए। मुख्यतः बात आ गई है। इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। जब ये लोग बात कर रहे हैं कि एक पार्टी सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ, तो सबसे पहले हर पार्टी किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। समाज वर्गों में ही बटा हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही बड़े पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ जो वामपंथी सो कॉल्ड पार्टियां हैं वो कहती तो हैं कि वो मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन आज जैसा कि हम लोग शुरुआत ही किए थे, बिहार में मज़दूरों के पलायन से इन सब पे बात शुरू हुई, तो आज वही एक वर्ग है जो पूरे देश को चला रहा है और वही वर्ग है जिसको पूरे देश की संपदा में से मतलब एकदम ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था को सबसे पहली चीज़ बदलने की ज़रूरत है और जितनी भी पार्टियां अभी मौजूद हैं उन पार्टियों के नीतियों को देखते हुए, उन पार्टियों के नीतियों से निकले उनके वर्ग चरित्र को हम लोग देख सकते हैं कि वो किन के लिए काम करते हैं।
वो बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। तो ऐसी पार्टियां हमें नहीं लगता है कि बिहार के भविष्य के लिए भी कोई बेहतरीन जो है ऑप्शन है। दूसरा, व्यक्ति आधारित राजनीति की बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो सकता है जो एकदम ही कुछ नई चीज़ को लेकर के खड़ा हो, लेकिन उसमें भी एक सवाल है कि हर व्यक्ति की भी अपनी एक राजनीति होती है, एक विचारधारा होती है। व्यक्ति अलग नहीं होता है कि आप जैसे केजरीवाल ही आए, वो बोले कि हम तो सारी राजनीति को ऐसे साफ कर देंगे, झाड़ू भी उनका वो है। तो बात ये है कि वो भी एक दुकानदारों के वर्ग को और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब एक मतलब झुग्गी बस्तियों में आप लोग देख लीजिए, जब उन्होंने वादा किया कि वो झुग्गियाँ बनवाएंगे, पक्की बस्तियाँ बनवाएंगे, वो सब कुछ नहीं पूरा हुआ। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये तमाम पार्टियाँ उन वर्गों की प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो अमीर खेमे में हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, लेकिन जो निचला तबका है उनके लिए कोई नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में बिहार में भी कोई नहीं है, कोई ऐसी पार्टी जो मौजूद हो, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है। तो सुना है आपने नौजवान भारत सभा के प्रतिनिधियों को, इनके इस संगठन के सदस्यों को, जिनमें मौजूदा राजनीति को लेकर कितनी घोर निराशा है। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। बात अगर व्यक्ति की करें तो इसी बिहार से जयप्रकाश नारायण जो हैं, अपने 74 साल की उम्र में पूरे देश को हिला दिया था। और जैसा एक भाई ने बताया कि बिहार का ठेला वाला भी राजनीतिक रूप से जागरूक होता है, तो पता नहीं कौन इतनी 13 करोड़ की जनसंख्या में से कोई एक निकल के आए जो अकेला ही परिवर्तन का सूत्रधार बन जाए। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।